हेलो दोस्तों, डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। मैं हूं डॉक्टर ममता राठी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ऑडिटिंग इंट्रोडक्शन देखा है और ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स भी देखे हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, ऑडिटिंग एक बहुत ही अच्छा करियर कॉमर्स के बच्चों के लिए है। और अगर हम ऑडिटिंग की शुरुआत करते हैं तो ऑडिटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ऑडिटिंग के ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, ये एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो ये सारी क्वालिटीज़ होती है हमारी ऑडिटर की, जो कि इन सारी प्रिंसिपल्स को लेकर अपनी ऑडिटिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स में प्लानिंग की। जी हाँ दोस्तों, ऑडिटर को अपना प्लान बहुत ही इफ़िशिएंटली और टाइम के अंदर कंप्लीट करना होता है। अगर वो अपना प्लान अकॉर्डिंगली, अपने काम को अगर अकॉर्डिंगली प्लान कर देता है तो ऑडिटर को उसकी जो प्रोसेस होती है ऑडिटिंग की, वो करना बहुत ही आसान और सिंपल हो जाता है। अब ये जो प्लानिंग करनी होती है, ये प्लानिंग अगर अकॉर्डिंगली करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ऑडिटर को कुछ चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि अकाउंटिंग सिस्टम एंड पॉलिसीज, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑडिट वर्क। अब इन सब के बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारी जो पहली प्रोसेस होती है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो हमारा काम भी अच्छा होगा। तो प्लानिंग सबसे पहले आ जाता है किसी भी काम में, और ऑडिटर को प्लानिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग के सारे सिस्टम और पॉलिसीज को उसको ध्यान में रखना है। ऑर्गेनाइजेशन में जो चल रही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको भी उसको मद्देनजर रखना है, और ऑडिट प्रोसीजर और कोऑर्डिनेटिंग ऑडिट वर्क के हिसाब से उसको डिसीजन लेने हैं। तो ये रहा हमारा प्लानिंग, जो कि हमारा पहला प्रिंसिपल है, जो कि क्वालिटी हमारी ऑडिटर में भी होनी चाहिए। प्लानिंग के बाद अगर हम बात करें तो आती है बारी ऑनेस्टी की। ऑडिटर को ऑनेस्टी रखना बहुत ही मस्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक ऑडिटर इम्पार्शियल एटीट्यूड के साथ कोई काम नहीं करेगा या फिर कोई इंटरेस्ट लेकर अगर वो काम करता है तो उसमें कुछ अफरा तफरी होने की भी संभावनाएं होती हैं। इसके लिए ऑडिटर को हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके काम के प्रति सिंसियर होना चाहिए, और वो जो कुछ भी काम करता है वो काम विदाउट एनी बायस एंड प्रिजुडाइज करना चाहिए उसको। So, auditor must have impartial attitude and should be free from any interest. तो auditor हमेशा से ऑनेस्ट होना चाहिए और हमेशा से बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी प्रिजुडाइज के, बिना किसी बायस्ड व्यूज़ के उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। तो ये ऑनेस्टी जो है वो हमारा दूसरा प्रिंसिपल बन जाता है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ऑडिटिंग का तीसरा प्रिंसिपल आता है सीक्रेसी। सीक्रेसी में, जैसे कि आप जानते हैं, ऑडिटर को उसकी कंपनी के रिपोर्ट्स को, उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन को डील करना होता है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ऑडिटर शुड कीप ऑल द इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल अकॉर्डिंग टू जो कुछ उसने मिलाई है ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारी इंफॉर्मेशन उनको कॉन्फिडेंशियल रखनी है। विदाउट परमिशन ऑफ क्लाइंट, मतलब कि जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप ऑडिट कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट की परमिशन के बिना आपको उनके इंस्टीट्यूट की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी है। अगर क्लाइंट की परमिशन हो और आपको किसी के साथ अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत पड़ जाए, तब आप विथ प्रायर कंसेंट आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी की जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, और ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि उसके पास कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उसको उस इंफॉर्मेशन की सीक्रेसी या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही ईजी पॉइंट्स है, बट वो ऑडिटिंग करते समय हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखकर उन चीज़ों पर काम करना होता है। अब हम अगला प्रिंसिपल अगर बात करें तो अगला प्रिंसिपल है ऑडिट एविडेंस का। अब ऑडिट एविडेंस जब हम करते हैं तो ऑडिटर शुड एडहेयर टू सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंसेस बिफोर कंडक्टिंग एन ऑडिट। अब ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं, तो ऑडिटर को जो एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं, अभी वो एविडेंसेस किस लिए कलेक्ट करता है, तो रिगार्डिंग एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, वैलिडिटी ऑफ डाटा एंड
ये सारी जो चीज़ें उन लोगों ने जमा की है, मतलब ऑडिटर ने जमा करनी है, तो वो थ्रू कंप्लायंस प्रोसीजर, मतलब उसको जो कुछ भी एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के तहत क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन से उसको गैदर करने हैं। तो ऑडिटर को सारी की सारी जानकारी जो है वो ऑथेंटिक सोर्सेस से ऑर्गेनाइजेशन से निकालनी है और उनका ऑडिट एविडेंस उसको बनाना है, क्योंकि सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस प्रोसीजर जो होती है वो अगर आप ऑथेंटिक, यानी अब ऑथेंटिक सिचुएशन कहाँ रहेगी, तो अकाउंटेंट जो है कंपनी का वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से अगर इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में डील करने की एक सिस्टम होती है उसमें एक बेस्ट सिस्टम के नाम से जानी जाती है। तो अगर वहाँ से हम लोग क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से अगर कोई एविडेंस लाते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं तो वो थोड़ी सी ऑथेंटिक हो जाती है, स्टैंडर्ड हो जाती है। तो ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना ये भी एक प्रिंसिपल होता है, ऑडिटर को ये चीज़ करनी होती है और बहुत ही ध्यान रखकर, बहुत ही कीनली उसको ये काम करना होता है। अब हम आगे बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको पार्शियल काम देखना है तो आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब कंपनी की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लाए और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पर ही ऑडिटर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट के नेचर के बारे में, उसके टाइमिंग के बारे में, उसकी प्रोसीजर के बारे में और अप्लाइड कंडक्ट के बारे में सोच सकता है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वहाँ पर होगी तो जो ये सारी चीज़ें हैं कि ऑडिट की प्रोसीजर कैसे होगी, ऑडिट का नेचर कैसे होगा, उसका टाइमिंग क्या तय करना है, ये सारी चीज़ें ऑडिटर को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। या फिर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ऑडिट का प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होना आज की ज़रूरत है दोस्तों। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्रॉड के केसेस निकलेंगे ही निकलेंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल्स है, लेकिन हम लोगों को इसको ध्यान रखना व्हाइल ऑडिटिंग इन एनी इंस्टीट्यूशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो बारी आती है स्किल एंड कॉम्पिटेंस की। जी हाँ दोस्तों, ऑडिट जो कुछ किया जाना है वो एक ऐसे पर्सन से होना चाहिए जो कि ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस्ड हो और कॉम्पिटेंट हो। यानी कि ऑडिट स्टाफ जो होता है, अब ऑडिट जब करते हैं तो कोई भी एक पर्सन ऑडिट नहीं करता है, तो ऑडिटर की एक टीम होती है। तो वो जो टीम होती है, वो जो ऑडिट स्टाफ होता है, वो अपडेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो अपडेटेड कैसा चाहिए, तो वो अकाउंटिंग की सारी डेवलपमेंट्स, यानी कि अकाउंटिंग के सारे अमेंडमेंट्स, सारी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स से अवेयर होना चाहिए। ऑडिटिंग के लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस से वो अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ऑडिटिंग में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। तो ये सारी अमेंडमेंट्स की जानकारी उस सारे की सारे ऑडिट स्टाफ को रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा ऑडिटर और उसकी टीम जो है वो वेल ट्रेंड होनी चाहिए, वेल एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए, वेल कॉम्पिटेंट होनी चाहिए एंड वेल अपडेटेड होनी चाहिए। यानी कि स्किल एंड कॉम्पिटेंस इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। एंड ऑडिटर को ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो सारी क्वालिटीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, अपडेट रखना पड़ता है। अब अगला जो प्रिंसिपल आता है वो होता है वर्क डन बाय अदर्स। इसी को हम डेलीगेशन भी कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के नाम से भी ये जाना जाता है। अब ऑडिटर इज परमिटेड टू रिलाई ऑन वर्क डन बाय अदर्स बट ही शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस व्हेन रेफरिंग टू इट। He should mention the source of reference thereof in his report. अब ऑडिटर को ये परमिशन होती है कि वो किसी दूसरे के किए हुए काम पर निर्भर रह सकता है। अभी दूसरे का काम मतलब उसकी टीम मेंबर्स का, उसके स्टाफ मेंबर्स के काम पे वो रिलाय हो सकता है। यानी कि उसके टीम मेंबर्स ने अगर कोई जानकारी ली है और उसके ऊपर अगर उसने प्रोसेस किया है और उसके ऊपर से वो कोई एक्यूरेसी या फिर उसके ऊपर से वो कोई डिसीजन लाता है, तो ऑडिटर कैन रिलाई ऑन हिज वर्क, ऑन हिज टीम मेंबर। बट while relying on his work,
ही शुड एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस व्हेन रेफरिंग टू इट। मतलब जो डिलीजेंस देना है, जो काम हम सौंप रहे हैं किसी को, तो उस काम को देते समय हम लोगों को यानी कि ऑडिटर को ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो काम दिया जा रहा है वो सही हाथों में दिया जा रहा है या नहीं। ये जो काम देते हैं तब उसको ये भी मेंशन करना होता है कि जहाँ से ये रेफरेंस यानी कि ये सोर्सेस है इस रिपोर्ट के, उसके बारे में भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि वर्क डन बाय अदर्स की जो कंसेप्ट हमारी मैनेजमेंट में आई थी, जो कि हमारे 14 प्रिंसिपल्स में हेनरी फियोल ने लाकर रखी थी, वो वाली चीज़ हम ऑडिटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स में भी ये वाली चीज़ आती है कि वर्क डन बाय अदर्स कैन बी ट्रीटेड एज अ वर्क। तो टीम मेंबर्स या स्टाफ मेंबर्स ने किया गया वर्क पे ऑडिटर रिलाय हो सकता है, लेकिन उसको उस काम की, उस टीम मेंबर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी और उसके एक्यूरेसी को चेक करना होगा, तभी जाकर वो वैलिड होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रिंसिपल को देखेंगे जिसका नाम है वर्किंग पेपर्स। अब आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, ऑडिट की जब बात करते हैं तो वर्किंग पेपर्स तो आएंगे ही आएंगे। तो ऑडिटर जब अपना काम करता है ऑडिटिंग का, तो उसको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और उनको प्रिजर्व भी करके रखना पड़ता है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स वो प्रिजर्व करता है या प्रिपेयर करता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी ऑडिट एविडेंसेस में यूज आने वाले होते हैं। तो ये जो वर्किंग पेपर्स है, ये वर्किंग पेपर्स आपकी ऑडिटिंग प्रोसेस में बहुत बड़ी सीढ़ी का काम करता है, क्योंकि इन वर्किंग पेपर्स में आपके पास आपकी तरह से जो कुछ छानबीन आपने की है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये वर्किंग पेपर्स में आ जाती है दोस्तों। तो ये वर्किंग पेपर्स जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये वर्किंग पेपर्स ही आपके ऑडिट प्रोसेस की एविडेंस बनेंगे फ्यूचर में जाके। तो वर्किंग पेपर्स आपको बनाने होंगे, प्रिपेयर करने होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे लीगल फ्रेमवर्क की। अब हमारी जो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वो सारी की सारी लीगल फ्रेमवर्क से स्टिपुलेटेड होती है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लीगल फ्रेमवर्क ने दिए हैं, जो कंपनीज एक्ट ने दिए होते हैं, उन हिसाब से ही हम हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करते हैं। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग हमारी जिस पार्टीज़ के साथ बिजनेस करते हैं उन पार्टीज़ के इंटरेस्ट और राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए हमें ये लीगल फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ता है। अब यही चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं हमारी ऑडिटिंग में भी। जो ऑडिटिंग होना है वो भी लीगल फ्रेमवर्क पे ही बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं ऑडिटिंग पॉलिसीज़ जो होती है वो सारी भी लीगल फ्रेमवर्क से ही जुड़ी होती हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लीगल फ्रेमवर्क के साथ ही बने हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि ऑडिटिंग करते समय हम लोगों को लीगल फ्रेमवर्क की जानकारी होना भी ज़रूरी है और उस हिसाब से हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ रन हो रही है या नहीं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लीगल फ्रेमवर्क की स्टिपुलेशन से ही आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। और इसी के साथ साथ इंटरेस्टेड पार्टीज़ के इंटरेस्ट एंड राइट्स को भी हम लोग सेफगार्ड कर रहे हैं या नहीं, इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी बन जाता है दोस्तों। सबसे आखिरी प्रिंसिपल जो हम देखेंगे वो होता है ऑडिट रिपोर्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी ऑडिटिंग प्रोसेस की, क्योंकि हम लोग जो ऑडिटिंग कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट जो आएगा वो सारा रिजल्ट ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। अब ये ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? तो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर का रिव्यू होता है, ऑडिटर का वर्क होता है, ऑडिटर की प्रोसेस की एक आईना होता है, जिसमें वो अपने सारे ओपिनियंस देता है आपकी फिनेंशियल पोजीशन के बारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपको ये ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ता है कि आपके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं वो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, जो एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उस हिसाब से बने हुए हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई ऑल रिलीवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को वो कंप्लाई करते हैं, ये वाली चीज़ भी आपको आपकी रिपोर्ट में लाकर देनी पड़ती है। ऑल मटेरियल मैटर्स आर डिस्क्लोज्ड ऑन प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डन सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। यानी कि शॉर्ट में अगर हम बोलें तो ऑडिट रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिस बारे में ऑडिटर ने काम किया है। ऑडिटर क्या काम करता है? तो आपकी फिनेंशियल पोजीशन को एक्सेस करने का काम ऑडिटर के पास होता है कि आपने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो करेक्ट है या नहीं, वो फेयर है या नहीं, जैसा आपने प्रेजेंट किया है वही सिचुएशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर ये सारी सिचुएशन अच्छी है
करेक्ट है तो आपको उस तरह से रिपोर्ट देनी है। अगर ये सारी सिचुएशन करेक्ट नहीं है या उसमें कुछ गड़बड़ है तो वो सारी चीज़ें भी आपको ऑडिट रिपोर्ट में देनी होती हैं। यानी कि शॉर्ट में कहा जाए तो ऑडिट रिपोर्ट ये एक रिपोर्ट होता है जिसमें ऑडिटर उसने क्या काम किया है, क्या एक्यूरेसी चेक की है, क्या छानबीन की है, क्या एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया है, ये सारी चीज़ों को उसकी ऑडिट रिपोर्ट में बिठा देता है और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। और ऑडिट रिपोर्ट जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ऑडिटिंग में, क्योंकि इसके अंदर ऑडिटर की साइन होती है, लीगल सील होता है और ये एक बहुत ही मतलब ऑडिट रिपोर्ट अगर वहाँ पर है तो ऑडिट रिपोर्ट एक एविडेंस के प्रूफ के हिसाब से भी फ्यूचर में माना जाता है कि ऑडिटर ने क्या काम किया, उसका प्रेजेंटेशन उसकी ऑडिट रिपोर्ट से होता है। तो दोस्तों ये सारे प्रिंसिपल्स है, जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसान प्रिंसिपल्स है, ऑनेस्टी है, सेफ्टी है, वर्किंग पेपर्स है, ऑडिट एविडेंसेस है, ऑडिट रिपोर्ट है, लीगल फ्रेमवर्क है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग करते समय उसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमारे सामने आएंगी या ऑडिटर को एज अ प्रिंसिपल उन सब चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने ऑडिट के प्रिंसिपल्स के बारे में जाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको ऑडिटिंग के प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियो के बारे में जल्द से जल्द पता चले। तो दोस्तों हम लोग फिर आएंगे ऑडिटिंग की एक नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जानकारी लीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। थैंक यू।